तो चलिए शुरू करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की थ्योरीज के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सारी थ्योरीज पढ़ाऊंगा, यानी कि यूनिट नंबर 1 टू लेके यूनिट नंबर 5 तक। मेरे हिसाब से जितनी भी थ्योरीज का पार्ट होगा इसमें, वो इस सभी वीडियोस में कवर होगा। मैं यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 ऐसे बारी बारी करके मैं इसमें अपलोड करूंगा। थोड़े टाइम में मैं सभी पार्ट्स अपलोड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा टूल होता है किसी भी बिजनेस के पास, जिसकी हेल्प से वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकता है। अपने उसके जो बिजनेस प्लान है उन्हें वो बहुत अच्छे से बना सकता है, यानी कि ऐसा प्लान नहीं जिसपे उन्हें बिजनेस को बाद में रिग्रेट हो। एक अच्छा प्लान बिजनेस बना सकता है। अपने ऑपरेशंस को, यानी कि जो डेली रूटीन्स में जो एक्टिविटी होती है बिजनेस के अंदर, उन्हें वो कंट्रोल कर सकता है। अगर हम बात करें इसके और ज़्यादा डीप में जाएं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस चीज़ में हेल्प करता है, तो ये हेल्प करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को निकालने में, और मैनेजर्स उसे किस हिसाब से यूज़ करेंगे इसके लिए भी हेल्प करता है। तो चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम और कहें कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग और क्या कर सकता है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है कि वो बिजनेसेस की जो गोल्स होते हैं, उनके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो ओवरऑल उन्हें अचीव करने में हेल्प करता है बाय द ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन, यानी कि विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज। चलिए अगर हम नेक्स्ट बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में हमने अभी मीनिंग देखा है। चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्वॉल्व प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फॉर इंटरनल यूजर डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑपरेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाता है। लेकिन किस चीज़ के लिए बनाता है, ये इंटरनल यूज़ के लिए बनाता है। इंटरनल यूज़ के लिए क्यों बनाता है, क्योंकि ओवरऑल जो एक बिजनेस है वो मैनेजर रन करते हैं। माना सीईओ लोग क्या होता है, बिजनेस बना देते हैं, लेकिन जो ओवरऑल जो बिजनेस जो रन किया जाता है वो एम्प्लॉयज़ के थ्रू, मैनेजर्स के थ्रू रन किया जाता है। तो ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो बनती है हमारी, उनको मैनेजर्स पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद वो कई सारे रेशनल डिसीजन लेते हैं, जिससे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है उन्हें कि बिजनेस को स्मूथली रन करने में और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मैनेजर्स को असिस्ट करता है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल वो अचीव कर सकते हैं। कैसे, प्लानिंग के थ्रू, कंट्रोलिंग के थ्रू, डिसीजन मेकिंग के थ्रू, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन के थ्रू और रिसोर्स एलोकेशन के थ्रू। अभी हम देख रहे हैं कि हर जगह रिसोर्स एलोकेशन आ रहा है। तो रिसोर्स एलोकेशन क्या है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी बिजनेस के लिए, कि अगर वो अपना जो रिसोर्स है, अगर वो प्रॉपर तरह से हर एक फील्ड में अच्छी तरह से वो एलोकेट नहीं करता है, तो वो फेल भी हो सकता है। जैसे उसके पास मान लीजिए 5 लाख का कैपिटल है, और वो सारा का सारा पैसा अगर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर वो सारा का सारा पैसा अपना खर्च कर देता है, तो क्या होगा, वो एडवर्टाइज तो कर लेगा, लेकिन क्या है, वो कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। तो इससे क्या है, कंपनी को लॉस हो जाएगा, उस फर्म को लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर वही हम बात करें, एक वो रिसोर्स एलोकेट करता है प्रॉपर अच्छी तरह से, जैसे कि उसके पास 5 लाख रुपए है, उसने 2 लाख का लैंड और मशीनरी खरीदा, 1 लाख रुपए का उसने रॉ मटेरियल खरीदा, 1 लाख उसने एडवर्टाइजमेंट में दिया, 1 लाख उसने डेली एक्टिविटीज के लिए बचा के रखा। तो चलिए अगर हम नेक्स्ट बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, तो सबसे पहले हमारे पास आता है ये इंटरनल फोकस होता है। इंटरनल फोकस यानी कि मैनेजर्स को हेल्प करता है। फॉरवर्ड लुकिंग यानी कि क्या करता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है मैनेजर्स के लिए, ताकि वो इन फ्यूचर आके उस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनेजर्स ने पढ़ा है उससे वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हर ईयर ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग नीड होती है। भाई मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस बार मैंने 5 लाख का प्रॉफिट अर्न किया, तो नेक्स्ट ईयर मैं क्या चाहूंगा कि मैं 5 लाख का प्रॉफिट अर्न करूं, नहीं, नेक्स्ट ईयर क्या होगा, मेरा गोल होगा कि मैं 10 ईयर का प्रॉफिट अर्न करूं। तो इसमें क्या होगा, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग ओवरऑल मैनेजर्स को हेल्प करेगा, ताकि वो 10 लाख के प्रॉफिट के हिसाब से अपने डिसीजन बना सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटीग्रेटिव का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करने में हेल्प करता है। चलिए अगर हम बात करें स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी कि ये है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहाँ कहाँ हेल्पफुल हो सकता है। देखिए सबसे पहले तो कॉस्ट एनालिसिस। आज का जो टाइम है एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव टाइम है, यानी कि हर एक बिजनेस क्या है, उसके पास बहुत सारा पैसा है। अगर हम बात करें लाइक अभी हम कंपनीज की बात करते हैं, जैसे लक्स है, डब है, जियो है, और हमारे पास एयरटेल है, इन सभी के पास बहुत सारा फंड है। लेकिन क्या करते हैं, अब ये प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं, कॉस्ट एनालिसिस करने के लिए हर एक कंपनी क्या चाहती है, उसका जो प्रोडक्ट है, उसका जो प्रोडक्ट बनके जो तैयार हो वो कम से कम कॉस्ट में हो, जिससे कि वो कंज्यूमर्स को उस प्रोडक्ट को सस्ते दामों पे दे सके। अब जो कंपनी का कॉस्ट कम आएगा प्रोडक्ट बनाने में, वही कंपनी सस्ते दामों में अवेलेबल करवाएगी उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स को। तो कंज्यूमर्स कौन से प्रोडक्ट को खरीदेगा, जो प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए कम कॉस्टली होगा।
इसी हिसाब से कॉस्ट एनालिसिस करने में हेल्प करता है। अगर हम बात करें बजटिंग का, बजटिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बजटिंग का मतलब क्या होता है। बजटिंग क्या होता है? बजटिंग एक एक्सपेक्टेशंस होती है हमारी, यानी कि फ्यूचर को हम लेके एक डेटा तैयार करते हैं कि हमारा इतना एक्सपेंसेस होगा, इन फ्यूचर हमारे इतने रेवेन्यूज होंगे। तो ये बजटिंग बनाने में भी हेल्प करता है। और हाँ, इसे वो इम्प्लीमेंट करने में भी हेल्प करता है कि जैसे कि भाई अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपना बजट बनाया है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसे इम्प्लीमेंट करने में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करने के लिए, ये क्या करता है? ये किसी भी बिजनेस की, किसी भी प्रोडक्ट है, उसके जो सर्विसेज हैं, उसके प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करने में हेल्प करता है कि आगे चल के इन फ्यूचर में इस बिजनेस को और कितना प्रॉफिट होने वाला है, या फिर आगे चल के इन बिजनेस को कितना लॉस होने वाला है। और बाई चांस अगर बिजनेस को लगता है कि इस क्षेत्र में बिजनेस को लॉस होने वाला है, तो बिजनेस क्या करेंगे? बिजनेस एक नया आइडिया बनाएंगे जिससे कि वो लॉस को कवर कर सकें। जैसे कि अगर हम बात करें आने वाले टाइम में, अगर हमें पता है कि कोविड आने वाला है या फिर कोई और पैंडेमिक आने वाला है, तो बिजनेस क्या होगा? उसके लिए रेडी रहेगा, तैयार रहेगा कि भाई हमारे ऑफलाइन स्टोर है, कस्टमर नहीं खरीदने आएंगे, हम उन्हें ऑनलाइन शिफ्ट कर देंगे। मान लीजिए अगर डिजास्टर आ गया, कोई भी डिजास्टर आ जाता है, तो क्या होगा उस टाइम पे? बिजनेसेस है, अपने बिजनेस क्या होगा, अलग अलग आइडियाज जनरेट करेंगे, उस हिसाब से वो लोगों तक पहुंचेंगे ताकि उनके जो कंज्यूमर्स है वो बने रहे उनके साथ। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिस्क मैनेज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी बिजनेस के लिए। रिस्क मैनेजमेंट, हर एक बिजनेस रिस्क झेलता ही झेलता है। ये क्या करता है? ये फाइनेंशियल है, ऑपरेशनल रिस्क, इन दोनों रिस्क को ये मैनेज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अभी, तो हमारे पास आएगा, हमारे पास क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। देखिए, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी पढ़ा है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़ा है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अभी पढ़ रहे हैं, तो चलिए इन तीनों के बीच में डिफरेंस जानते हैं। देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है? ये फोकस करता है कॉस्ट कंट्रोल के ऊपर, कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर। और ये क्या होता है? ये इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होता है। अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बात करें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? जितनी भी एक बिजनेस में ट्रांजेक्शन हुई है उनको रिकॉर्ड करता है। और सेकेंड थिंग, ये क्या होता है? ये दूसरे यूजर्स के लिए होता है, यानी कि वो एक्सटर्नल यूजर्स के लिए यूजफुल होता है। अगर हम बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? ये डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल होता है, इंटरनल मैनेजमेंट के लिए। स्कोप, स्कोप की अगर हम बात करें, ये कॉस्ट रिलेटेड होता है, ये P&L रिलेटेड होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारे क्या होता है? फाइनेंशियल के लिए भी होता है और नॉन फाइनेंशियल डेटा के लिए भी होता है। अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें, रिपोर्ट्स इसमें क्या बनते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग में हम सभी ने बनाया है, कॉस्ट शीट होता है, वेरिएंस एनालिसिस होता है। लेकिन ये क्या है? ये नॉट मैंडेटरी नहीं होता, ये ऑप्शनल होता है। लेकिन अगर हम बात करें इसमें रिपोर्ट्स की बात करें, तो हमारा P&L है, बैलेंस शीट है, ये क्या होता है? ये मैंडेटरी होता है, यानी कि इन्हें लॉ बताता है कि अगर किसी बिजनेस का इतना इनकम है, इतना रेवेन्यू जनरेट करता है, वो सर्टेन लिमिट लगा रखी है, तो उसको वो रिपोर्ट्स बनानी पड़ेगी। इसमें हम बात करें, इसमें कस्टमाइज रिपोर्ट बनती है, डिसीजन मेकिंग के लिए बनाते हैं। जैसे कि हमारे उसमें एक डिसीजन मेकिंग चैप्टर भी है कि भाई हमारे पास ये मशीनरी यहाँ से मार्केट से मिल रही है और हम ये से बना रहे हैं इस प्रोडक्ट को सेम टू सेम, तो मशीनरी खरीदें या फिर उसे बनाएं। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें लीगल रिक्वायरमेंट, तो इन दोनों में तो नहीं होता। लेकिन अगर इसमें बात करें मैनेजरियल नीड्स बोथ करंट एंड फ्यूचर ओरिएंटेड डाटा, यानी कि अगर हम डेटा की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा? मैनेजर को सारे के सारे टाइप के डेटा उन्हें चाहिए होगा। टाइम फ्रेम, इन तीनों के लिए करंट और फ्यूचर कॉस्ट को लेके चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या होता है? देखो, जो कॉस्ट कंट्रोल होता है ना, कॉस्ट कंट्रोल किस पे फोकस करता है? ये कंपेयर्स करता है एक्चुअल कॉस्ट को जो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसके बीच में ये डिफरेंस चेक करता है। अब देखो, अगर हम बात करें इसके नेचर के बारे में, ये एम करता है कि जो कॉस्ट हमारा ज़्यादा बढ़ रहा है उसको उतने पे ही कंट्रोल कर दिया जाए, यानी कि ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, इसे हम लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सकते हैं। मतलब हर बिजनेस का जैसे जैसे एम होता है, मान लीजिए एक प्रोजेक्ट मिल रहा है, उसमें उस टाइम पे क्या कि भाई 100 रुपये हमारा कॉस्ट आ रहा है, हम क्या करेंगे 100 रुपये पे ही उसको स्टॉप कर देंगे, हम उसको 101 नहीं जाने देंगे। ये हमारा कॉस्ट कंट्रोल के अंदर आता है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इसमें क्या है? इस रेगुलर मॉनिटर करना जरूरी है। मतलब मान लीजिए आपने 100 रुपये पे कंट्रोल कर दिया, लेकिन आपका जो एक डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, मान लीजिए आपका एक जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो क्या बोलता है? भाई आप 100 रुपये पे बनवा रहे हो, मेरे को तो रॉ मटेरियल 90 का मिल रहा है, लेबर लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो ये आएगा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में, यानी आपको डे टू डे इसको चेक करना पड़ेगा कि भाई हमारा ये 100 रुपये के बाहर तो नहीं जा रहा, 100 रुपये के अंदर ही रह रहा है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर, ये क्या है? ये अचीव करता है लॉन्ग टर्म सेविंग को। यानी अगर आज कोई बिजनेस है, अगर उसने कॉस्ट रिड्यूस कर दिया अपना, तो देखो इसके सबसे पहले उसके लिए सबसे जो बेनिफिशियल होगा ना, कि उसका जो प्रोडक्ट तैयार होगा वो मार्केट में, वो सबसे ज़्यादा कम कॉस्ट पे होगा।
सबसे ज़्यादा अगर कम कॉस्ट पे होगा तो वो कंज्यूमर्स को ना हाई प्राइसेस पे सेल कर सकता है और उससे वो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। मान लीजिए एक बिजनेस है हमारे पास, दो बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं, बिजनेस ए है और बिजनेस बी है। बिजनेस ए एक प्रोडक्ट को 5 रुपए पे बनाता है, बिजनेस बी सेम प्रोडक्ट को 6 रुपए बनाता है। बिजनेस ए सेल करता है उस प्रोडक्ट को 10 रुपए का, बिजनेस बी सेल करता है उस प्रोडक्ट को 15 रुपए का। तो अगर हम बात करें तो जो बिजनेस ए के पास है ना, वो 1 रुपए का जो एडवांटेज रहेगा वो हमेशा ही रहेगा उसके पास। अब अगर हम बात करें मटेरियल सब्स्टिट्यूशन, अब देखो इसके अंदर जो हमारे पास बात की जाती है, सबसे बड़ी जो मेजर चीज होती है ना इसके अंदर होती है कि क्वालिटी रिड्यूस बिल्कुल नहीं होगी। मतलब आप क्या है, आप कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं बट आप उसकी क्वालिटी रिड्यूस नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट पहले कंज्यूमर को दे रहे थे, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया, आपने बोला भाई चलो हमें तो रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करना है, हम कॉस्ट कम कर देते हैं, अपना रिड्यूस कर लेते हैं और साथ में क्या करेंगे, क्वालिटी भी रिड्यूस कर देंगे। जैसा एक फोन आता है, फोन में क्या किया, उसका जो कॉस्ट है उसको कॉस्ट को कम करने के चक्कर में हमने उसमें से क्या किया, पहले अच्छा मटेरियल यूज कर रहे थे, अच्छा कैमरा यूज कर रहे थे, अच्छा टच यूज कर रहे थे, लेकिन अब क्या किया, बेकार टच, घटिया क्वालिटी का एकदम सामान उसके अंदर यूज करने लगे। तो ये नहीं चलेगा इसमें। अब एलिमिनेटिव बेस्ड, अब देखो इसमें ना एक चीज हम कर सकते हैं, जो हमारे बेस्ड मटेरियल होते हैं, यानी कि जैसे कोई प्रोडक्ट तैयार हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ नॉर्मल बेस्ड भी होते हैं, तो कंपनी क्या कर सकती है, उसमें वो नॉर्मल बेस्ड को कम करने की कोशिश कर सकती है। जैसे मान लीजिए लकड़ी से मैं एक कारपेंटर रोड में लकड़ी से मैं सोफा बनाता हूँ। अब मेरे पास क्या है, 10 किलो लकड़ी आती है तो उसमें मैं 2 सोफा बनाता हूँ। अब 10 किलो लकड़ी में से 2 किलो मेरा लकड़ी वेस्ट हो जाता है, लेकिन मैं क्या करूंगा, कॉस्ट रिडक्शन की वजह से मैं उस 2 किलो लकड़ी को जो वेस्ट हो रहा है उसको मैं ट्राई करूंगा कि 2 किलो लकड़ी वेस्ट ना होके केवल मेरा 1 किलो या फिर आधा किलो लकड़ी वेस्ट हो। ऐसे करके हम कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं अपने बिजनेस में। लेकिन सबसे मेन बात, अगर हम कंक्लूजन की बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो अगर हम ये सारे जो मैनेजमेंट के जो मैंने आपको टूल्स पढ़ाए हैं, अभी मैंने आपको कई सारी चीजें पढ़ाई कि इसका स्कोप कहाँ कहाँ पे, अगर ये सारी चीजें हम अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करते हैं तो बिजनेस को बेनिफिशियल होगा। सबसे पहली बात तो बिजनेस के लिए क्या बेनिफिशियल होगा, वो जो अलग दूसरी जो कॉम्पिटिटिव फर्म है उनसे वो ऊपर उठ के दिखेगी, यानी कि कंज्यूमर्स को वो लो प्राइसेस में अपना सामान बेच सकती है। दूसरी बात, बिजनेसेस के गोल्स अचीव हो जाएंगे। तीसरी बात, वो कई सारी स्ट्रेटेजीज बना सकती है इन फ्यूचर में आने वाले, जैसे फ्यूचर में आने वाला कोई चीज है, फ्यूचर में उसको कुछ प्रोडक्ट बनाना है, कुछ उसे नई सर्विसेज ओपन करनी है, तो क्या कर सकता है, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हेल्प करके कई सारे अपने प्लान बना सकता है, बजट बना सकता है एंड सो ऑन।